हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका एंड वेलकम टू माय चैनल लिव टू लर्न। तो बच्चों, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, लेकिन वो आपको ही गेस करना पड़ेगा। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने आपको भी बोला था ना कि आपको गेस करना पड़ेगा, तो कैसे गेस करोगे? यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स दिख रही हैं। चलो, ये पिक्चर्स किस चीज़ की हैं? व्हीकल्स की। लेकिन ये व्हीकल्स का काम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट करना। ओके, यानी कि वन प्लेस टू अनदर प्लेस कुछ सामान को लेके जाना। ओके, तो इसका मतलब आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन ये तो ऑन रोड करते हैं ना, मतलब हमारी लाइफ में करते हैं, जनरल डेली यूजेस में। अब हम अपनी बॉडी के बारे में अगर पढ़ें तो हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन होता है, आपको पता है। लेकिन वो ट्रांसपोर्टेशन होता कैसे है? क्या इन व्हीकल्स की हेल्प से होगा? इम्पॉसिबल है ना। तो चलिए आज हम उन पॉसिबल चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं जो हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। अब यहाँ पर आपको कौन से पिक्चर्स दिख रही हैं? हार्ट, ब्लड वेसल्स। तो इसका मतलब ये क्या है? ये हमारी बॉडी के व्हीकल्स हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। जैसे हम फूड इनटेक करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट करते हैं, स्वेटिंग भी होती है। तो यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम इनटेक कर रहे हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम रिलीज कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों का, अब ये सारी एक जगह तो इकट्ठी नहीं होती ना, अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में होती हैं। अब उनको वन पार्ट से अनदर पार्ट में या फिर उनको बाहर निकालने तक ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है और ये सभी ऑर्गन्स उस ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे, बिल्कुल सही समझे आप, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो सबसे पहले हम एनिमल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो उसमें जब हम इन सभी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ते हैं तो ये ऑर्गन्स पार्ट हैं हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का, और आज हम सर्कुलेटरी सिस्टम को ही डिस्कस करेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स सर्कुलेशन, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाना। तो सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, मनुष्य की बात करें, तो डाइजेस्टेड फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन, ये सारी चीजें तो हम रेस्पिरेशन में पढ़ चुके हैं ना। डाइजेस्टेड फूड, जो फूड हम इनटेक करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके डाइजेस्ट होगा, वहां से उसका एब्जॉर्प्शन होता है। वाटर लेते हैं, हर एक बॉडी पार्ट में वाटर की ज़रूरत होती है। वहीं पर ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, सर्वाइवेशन के लिए ऑक्सीजन ही ज़रूरी है ना। तो और ट्रांसपोर्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, इन सारी चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन हर एक पार्ट में ज़रूरी है। और वो किसके थ्रू होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि ये डिफरेंट ऑर्गन्स हेल्प करते हैं। वहीं पर ये तो नेसेसरी है हमारी बॉडी के लिए। अब कुछ ऐसे भी सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी एक्सक्रीट आउट करना चाहती है, बाहर निकालना चाहती है, उनको हम वेस्ट प्रोडक्ट कहते हैं। लाइक वेस्ट प्रोडक्ट आर ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी टू रिमूव फ्रॉम द बॉडी। जितने भी सेल्स हैं, जितने भी पार्ट्स हैं, उनमें कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बनता है। अब वो वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होना है, और उसको भी एक्सक्रीशन में कौन हेल्प करता है? सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट, द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन द बॉडी इज डन बाय द सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसे अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, ये सारा जो ट्रांसपोर्टेशन है वो किसकी हेल्प से हो रहा है? सर्कुलेटरी सिस्टम्स की। एंड इट कंसिस्ट ऑफ, अब जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था ना, वही है ना कि इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में? हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। तो ये जो ऑर्गन्स हैं ये सर्कुलेटरी सिस्टम के ही पार्ट हैं और ये हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में। अब जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कैसे होता है, तो उसमें हम फर्स्ट कंपोनेंट पढ़ेंगे, दैट इज ब्लड। सबसे पहले हम ब्लड को पढ़ते हैं कि ब्लड कैसे हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन में। जो ब्लड होता है बच्चों, वो सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन कंपोनेंट है। यानी कि हमारे सब्सटेंसेस को, जो जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं बॉडी में, लाइक ऑक्सीजन, एब्जॉर्ब्ड फूड, उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, यानी कि वन ऑर्गन से अदर ऑर्गन में लेकर जाने में ब्लड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ब्लड इतना रोल प्ले करता है, लेकिन ब्लड एक्चुअल में है क्या? खून, रक्त, है ना? आप यही सोच रहे होंगे। लेकिन एक्चुअल में अगर हम ब्लड को डिफाइन करें तो ब्लड इज अ लिक्विड विच फ्लो इन द ब्लड वेसल्स। आपकी बॉडी में बहुत सारी आर्टरीज एंड वेन्स हैं,
जिनमें ब्लड फ्लो करता है, यानी कि ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं, उन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स को ब्लड वेसल्स कहते हैं। और एक फ्लूइड सब्सटेंस उनके अंदर फ्लो करता रहता है, उनके अंदर उन ब्लड वेसल्स, उन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स के अंदर बहता रहता है, उसको ब्लड कहते हैं। वहीं पर इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस इन द बॉडी, और जैसा कि हमने पढ़ा कि ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि ये सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करता है टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड इट हैज फ्लूइड सब्सटेंस। अब जो ब्लड है कैसा होता है, लिक्विड सब्सटेंस है ना, फ्लूइड है, तो उसमें जो सबसे ज्यादा पार्ट होता है दैट इज प्लाज्मा, यानी कि जो लिक्विड सब्सटेंस उसके अंदर प्रेजेंट है ना, वो प्लाज्मा, उस लिक्विड सब्सटेंस को हम प्लाज्मा कहते हैं। एंड सेल्स, उसके अंदर कुछ टाइप्स की सेल्स भी होती हैं दैट आर रेड ब्लड सेल्स, जिसको आरबीसी कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो जो ब्लड है वो फ्लूइड पार्ट है और उसके फ्लूइड पार्ट को प्लाज्मा कहते हैं। उसमें कुछ तरह की सेल भी सस्पेंडेड होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ब्लड लिक्विड इसलिए है क्योंकि उसमें प्लाज्मा की परसेंटेज ज़्यादा होती है, ऑलमोस्ट 55% प्लाज्मा हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है। वहीं पर जो डिफरेंट टाइप की सेल्स हैं लाइक डब्ल्यूबीसी, आरबीसी एंड प्लेटलेट्स, वो 45%, तीनों की परसेंटेज 45% ब्लड में होती है और ये दोनों चीज़ें मिलकर ब्लड फॉर्म करती हैं। अब जो फंक्शंस हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, वो क्या काम करती हैं, फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे आरबीसी। तो बेटा आरबीसी जो सेल्स होते हैं यानी कि रेड ब्लड सेल्स, तो नाम से पता चल रहा है रेड, तो इसका मतलब ये कैसी होती है, रेड होती है। एक्चुअल में इनके अंदर एक पिगमेंट होती है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं और ये रेड कलर की पिगमेंट होती है। और जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन को बाइंड करने का काम करता है, यानी कि जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को अपने अंदर जोड़ने का काम करता है और जब उसके अंदर ऑक्सीजन जुड़ती है तो वो इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाती है क्योंकि ब्लड तो पूरी बॉडी में फ्लो करता है और जब उसमें कैपेसिटी है ऑक्सीजन को बाइंड करने की, ऑक्सीजन को बांध के रखने की, तो वो ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करता है हार्ट से और हर एक बॉडी पार्ट में लेके जाता है ताकि हर एक सेल तक ऑक्सीजन पहुंच सके। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ आरबीसी, यानी कि उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट है वो ऑक्सीजन को बाइंड करती हैं और हर एक बॉडी पार्ट तक पहुंचाती हैं। तो नेक्स्ट है डब्ल्यूबीसी, मींस डब्ल्यूबीसी क्या काम करती है, व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स फाइट अगेंस्ट जर्म्स एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द डिजीज। डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स डिफरेंट जर्म्स से फाइट करती हैं और उनको किल करती हैं ताकि हम डिजीज से बच सकें, यानी कि हमें बीमारियों से बचाने का काम करती है। अब जो डब्ल्यूबीसी है ना वो एंटीबॉडीज बनाती हैं, यानी कि हमारी बॉडी में कोई भी जर्म्स जब एंटर करता है तो उस जर्म्स को हम क्या कहते हैं, उस जर्म्स को हम कहते हैं एंटीजन। अब जो एंटीजन है उसको मारने के लिए हमारी जो डब्ल्यूबीसी है हमारी बॉडी में वो सोल्जर्स तैयार करती हैं जिसको हम एंटीबॉडी कहते हैं। अब जैसे डब्ल्यूबीसी एंटीबॉडीज प्रिपेयर करती हैं और वो इन एंटीजन्स पे एक्ट करते हैं और इनको किल कर देते हैं। जैसे अगर हम एक एग्जांपल के तौर पे देखें बेटा, हमारी जो कंट्री है उसमें डिफरेंट बॉर्डर हैं, अलग अलग बॉर्डर हैं। वहाँ पर क्या है, हमारी आर्मी हमें प्रोटेक्ट करती है, हर बॉर्डर पे आर्मी है ताकि वहाँ से कोई दूसरे इंसान जो हमें नुकसान पहुँचाना चाहते हैं लाइक टेररिस्ट एंटर ना कर पाए। तो मान लो कि जो टेररिस्ट हैं वो क्या हैं, एंटीजन, यानी कि जो हमें टेरर फैलाना चाहते हैं। एंटीजन जर्म्स हो गए ना हमारे लिए। तो और अब जो एंटीबॉडी है हमारी डब्ल्यूबीसी जिसने तैयार की है, हमारी गवर्नमेंट ने कौन तैयार की है, हमारी फौज, हमारे सैनिक। तो गवर्नमेंट हो गई डब्ल्यूबीसी जिसने तैयार किए हैं एंटीबॉडीज जो कि हैं हमारे सोल्जर्स। अब सोल्जर्स बॉर्डर पर हैं तो सोल्जर्स हमें प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो जैसे ही कोई टेररिस्ट हमारे देश में एंटर करने की कोशिश करता है तो वो उसको पहचानते हैं और उसको वहीं पर किल कर देते हैं। तो ऐसे ही जब ये एंटीजन्स यानी कि जो टेररिस्ट हैं हमारी बॉडी में घुसने की कोशिश करते हैं तो हमारी बॉडी के सोल्जर्स जो कि एंटीबॉडीज हैं वो उनको आइडेंटिफाई करती हैं और उनको किल कर देती हैं। तो यहाँ तो हम डिजीज से प्रोटेक्ट हो गए, लेकिन अगर वो कई बार हमारी बॉडी में घुस जाते हैं और उसको हमारी बॉडी आइडेंटिफाई नहीं कर पाती, यानी कि हमारी एंटीबॉडीज उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाती। ऐसे ही जैसे बॉर्डर पे कई बार जो
टेररिस्ट होते हैं उनको हमारे सोल्जर्स आसानी से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कई बार, और वो हमारे देश में घुस जाते हैं और डिफरेंट अनवांटेड एक्टिविटीज करते हैं, तो यानी कि हमारे देश को बीमार कर रहे हैं। ऐसे ही जब हमारी बॉडी इन एंटीजेंस को नहीं पहचान पाती तो वो हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं और हमारे सिस्टम को हैक कर लेते हैं, यानी कि हमारे बॉडी में डिफरेंट डिजीज कोज करते हैं और उसके बाद हमें मेडिसिन लेनी पड़ती हैं। तो इस तरह से जब हमारी बॉडी उन एंटीजेंस को आइडेंटिफाई कर लेती है, उन जर्म्स को पहचान लेती है, तो उनके खिलाफ एंटीबॉडीज तैयार करती है, यानी कि सोल्जर्स तैयार करती है और उनको किल कर देती है। तो इससे हम प्रोटेक्ट रहते हैं। इसलिए WBC को हम और क्या कह सकते हैं? सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी। WBC इज ऑल्सो नोन एज सोल्जर ऑफ अवर बॉडी। हमारी बॉडी के सैनिक भी हम WBC को कहते हैं, और इस तरह ये हमारी डिजीज से प्रोटेक्ट करती हैं या रक्षा करती हैं। नेक्स्ट इज प्लेटलेट्स। अब कई बार बेटा आप कोई गेम खेल रहे हो, अचानक से आप गिर गए, गिरने के बाद आपको लग गई चोट, तो उसके बाद क्या होता है? वहां से ब्लड निकलना स्टार्ट होता है ना, ब्लड फ्लो होता है। अब ब्लड फ्लो होने के बाद कुछ टाइम के बाद वो स्टॉप हो जाता है और उसके ऊपर एक रेड कलर की क्लोटिंग हो जाती है। तो जो ये कलर रेड कलर की क्लोटिंग है, ये किस वजह से हुई? यानी कि ब्लड फ्लो होना क्यों बंद हुआ? बिकॉज ऑफ द प्लेटलेट्स। क्योंकि अगर प्लेटलेट्स फंक्शन नहीं करेंगी तो चोट लगने की वजह से या घाव होने की वजह से ब्लड कॉन्टिन्यूस फ्लो होता रहेगा और हमारी बॉडी वीक हो जाएगी। तो इसलिए जो प्लेटलेट्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। वे क्या काम करती हैं? हेल्प इन क्लोटिंग ऑफ द ब्लड। ब्लड को क्लोट करती हैं और हमारे ब्लड को फ्लो होने से रोकती हैं, मतलब बाहर फ्लो होने से रोकती हैं। जब भी कोई चोट वगैरह लग जाए तो उसको फ्लो होने से रोकती हैं, उसको क्लोट कर देती हैं। इस तरह से हम प्रोटेक्ट रहते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ एक ऐसी डिसीज भी है जिसमें ब्लड क्लोट नहीं हो पाता, यानी कि कहीं पर भी थोड़ा सा कट हो जाए और उसमें से ब्लड फ्लो होने लग जाए तो वो ब्लड स्टॉप नहीं होता जब तक दवाइयां नहीं खाते या उसको जल्दी से डॉक्टर के पास नहीं पहुंचाते। तो ऐसी कंडीशन में अगर किसी पर्सन का ब्लड अपने आप क्लोट नहीं हो और कॉन्टिन्यूअस छोटी सी चोट लगने के बाद कॉन्टिन्यूअस बहता रहता है, तो उसको जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए, क्योंकि उसको हीमोफीलिया हो सकता है, जो कि एक डिजीज है जिसमें ब्लड क्लोट नहीं हो पाता और कॉन्टिन्यूअस फ्लो होता रहता है। और ऐसे पर्सन को अगर जल्दी से डॉक्टर के पास नहीं लेके गए तो उसकी डेथ भी हो सकती है ऑन द स्पॉट। तो बेटा इस तरह से जो ब्लड है और उसके जो डिफरेंट कंपोनेंट है RBC, WBC और प्लेटलेट्स, इनके फंक्शंस को हमने डिस्कस किया। तो नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे दैट इज ब्लड वेसल्स। और ब्लड वेसल्स का क्या फंक्शन है, क्योंकि हमें पता है ब्लड वेसल्स जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि ब्लड वेसल्स आर द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे आपको पिक्चर्स में भी दिख रहे हैं। तो वहां पर इन ट्यूब्स में से ब्लड फ्लो करता रहता है हार्ट से ऑल द बॉडी पार्ट्स एंड फ्रॉम ऑल द बॉडी पार्ट्स टू हार्ट। और ये जो काम है ये 2 टाइप्स की ब्लड वेसल्स करती हैं, जिसमें फर्स्ट है आर्टरीज एंड सेकेंड है वेन। तो ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, क्योंकि इनके थ्रू ही ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन, फ्रॉम ऑर्गन टू द टिश्यू और सेल्स। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। हमारी बॉडी में 3 तरह की ब्लड वेसल्स होती हैं। दे आर आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, जिनको हम आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज कहते हैं। अब इनमें क्या डिफरेंस होता है और इनका क्या फंक्शंस होता है? फर्स्ट हम आर्टरीज को डिस्कस करते हैं। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। तो आर्टरीज जो होती हैं वो हमारे हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि ऑक्सीजन रिच ब्लड हार्ट से हर एक बॉडी पार्ट में लेकर जाने का काम करती हैं। अब वेन्स का काम उनसे बिल्कुल अपोजिट होता है। मीन्स वेन्स कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन कम हो और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, उस ब्लड को फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी टू द हार्ट, हर एक बॉडी पार्ट से हार्ट तक लेके आती है। मीन्स अपोजिट है दोनों का काम। आर्टरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करती हैं, वेन्स डीऑक्सीजनेटेड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कैरी करती हैं। आर्टरीज ब्लड को कैरी करती हैं फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट, हार्ट से डिफरेंट पार्ट में, और वेन्स कैरी करेंगी डिफरेंट पार्ट से वापस हार्ट में। तो दीज आर द फंक्शन ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स। नाउ नेक्स्ट इज द कैपिलरीज। कैपिलरीज का क्या काम होता है? जो कैपिलरीज होती हैं वो बहुत ही फाइन ट्यूब्स होती हैं। जैसे आर्टरीज है, आर्टरीज
अंदर जाती हैं और टिश्यू तक पहुंचते पहुंचते वो फाइन ट्यूब्स में कन्वर्ट हो जाती है, बहुत पतली पतली ट्यूब्स बन जाती हैं। उन पतली ट्यूब्स को हम कहते हैं फाइन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स आर नोन एज कैपिलरीज। दीज आर वेरी थिन ब्लड वेसल्स विच ज्वाइन आर्टरीज एंड वेन्स, या और वहां पर वो वेन्स से आर्टरी को कनेक्ट करती है। यहाँ वेन है, यहाँ आर्टरी है, बीच में जो कैपिलरीज होती है वो इन दोनों को कनेक्ट करती है ताकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड सेल्स तक पहुंचे और डीऑक्सीजनेटेड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच वेन्स के थ्रू हार्ट तक पहुंचे। सो कैपिलरीज आर्टरीज और वेन्स को ज्वाइन करने का काम करती हैं। अब व्हाट आर द कॉमन डिफरेंस बिटवीन द आर्टरीज एंड द वेन्स? ये जो क्वेश्चन है ये सबसे इंपॉर्टेंट है और हर बार एग्जाम्स में पूछा ही जाता है कि आर्टरीज और वेन्स में क्या कॉमन डिफरेंस है। कम से कम 3 या 5 सेंटेंस बताइए, या 3 या 5 कोई भी कॉमन डिफरेंस बताइए। हेयर आर सम कॉमन डिफरेंसेस बिटवीन द आर्टरीज एंड वेन्स। फर्स्ट जो डिफरेंस है दैट कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मीन्स जो आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करती हैं हार्ट से डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में। वहीं इसके अपोजिट वेन्स कैरी करती हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। हर एक बॉडी पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को कैरी करती हैं टू द हार्ट, हार्ट तक वापस लेकर आने का काम वेन्स करती हैं। सेकेंड, हैव थिक इलास्टिक वॉल। जो आर्टरीज होती हैं उनकी जो वॉल्स होती हैं यानी कि जो दीवारें होती हैं जिनके अंदर ब्लड फ्लो करता है वो थिक होती हैं और इलास्टिक होती है, फ्लेक्सिबल होती है। वहीं पर वेन्स की वॉल्स थिन होती हैं, पतली होती है कंपेयर टू द आर्टरीज। थर्ड, आर्टरीज लोकेटेड डीप विद इन द बॉडी। जो आर्टरीज होती हैं बॉडी के अंदर डीपली लोकेटेड होती हैं, लेकिन जो वेन्स होती हैं वो पेरिफेरी लोकेटेड होती हैं, मीन्स क्लोजर टू द स्किन। तो आप अपनी स्किन पर देखोगे तो आपको ब्लूइश ग्रीनिश कलर की वेन्स दिखाई दे जाती हैं, लेकिन क्योंकि आर्टरीज डीप होती हैं तो वो इतनी इजीली दिखाई नहीं देती। नेक्स्ट, रेड इन कलर। जो आर्टरीज होती हैं क्योंकि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं तो वो रेड इन कलर होती हैं, लेकिन वेन्स में कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है तो इसलिए वो ब्लू या ग्रीनिश इन कलर दिखती हैं। नेक्स्ट, ब्लड फ्लोज विद हाई प्रेशर एंड रैपिडली। आर्टरीज क्योंकि हार्ट ऊपर है और हर एक बॉडी पार्ट तक उसका जाना है तो ब्लड जो होता है रैपिडली फ्लो करता है, टुवर्ड द ग्रेविटी मूव कर रहा है तो रैपिडली मूव कर रहा है। तो इसमें ब्लड विद हाई प्रेशर के साथ और रैपिड बहुत फास्टली मूव करता है, इसलिए ये इनकी जो वॉल्स होती हैं थिक होती हैं। लेकिन जो वेन्स हैं उनमें ब्लड फ्लोज विद लो प्रेशर, बहुत स्लाइटली, क्योंकि हर एक बॉडी पार्ट से वापस हार्ट तक आना है तो उसमें जो ब्लड है वो बहुत स्लो मूव करता है, इसलिए उनकी वॉल्स थिन होती हैं। सो वॉल्स आर एब्सेंट इन आर्टरीज क्योंकि जो ब्लड है वो मोस्टली डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो वो वापस अगेन ऊपर तो चढ़ नहीं सकता, तो इसमें कोई वॉल्स प्रेजेंट नहीं होती। जैसे आपके घरों में पाइप की फिटिंग होती है उसमें वॉल्व होती है ना, ताकि कभी भी पानी को बंद कर सकते हैं आप, तो उसमें जो आर्टरीज होती हैं उनमें वॉल्व्स एब्सेंट होती हैं, वहीं पर वेन्स में वॉल्व्स प्रेजेंट होती है। क्योंकि ब्लड ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में जब आ रहा है तो वो वापस टुवर्ड द ग्रेविटी मूव ना करे तो वो वॉल्स क्लोज हो जाती हैं और ब्लड एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। सो दीज आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन द आर्टरीज एंड द वेन। तो जैसा अभी हमने आर्टरीज और वेन में डिफरेंस देखा बेटा, लेकिन वहीं पर आर्टरी और वेन में एक एक्सेप्शन भी है। वो क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। एक आर्टरी का नाम है जिसको हम पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। ये कैरी करती है ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू लंग्स। हार्ट और लंग्स क्या है? पार्ट ऑफ द बॉडी है, तो हार्ट से पार्ट ऑफ द बॉडी लेकर जो ब्लड जाती है उनको हम आर्टरीज कहते हैं। सो इसलिए इसका नाम, क्योंकि ये हार्ट से लंग्स तक लेके जा रही है ब्लड को, सो इट इज कॉल्ड एन आर्टरी, इसलिए हम इसको आर्टरी कह रहे हैं। लेकिन एक्सेप्शन क्या है कि इट कैरी ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। जैसा अभी हमने पढ़ा कि आर्टरीज हार्ट से डिफरेंट पार्ट्स में ब्लड को कैरी करती हैं, लेकिन कौन से ब्लड को? ऑक्सीजन रिच ब्लड को। लेकिन वहीं एक्सेप्शन क्या है कि जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो हार्ट से लंग्स तक ब्लड को लेके जाती है, लेकिन वो ब्लड कैसा होता है? रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन रिच नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड रिच होता है। सो इट कैरीज ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड टू द लंग्स और उसको लंग्स में ले जाकर छोड़ती हैं। वहीं पर जो सेकेंड है दैट इज पल्मोनरी वेन्स। सो इट कैरी ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट
क्योंकि ये डिफरेंट पार्ट्स से लाइक लंग्स से हार्ट तक लेके आती है, इसलिए इसको हम वेन कहते हैं। बट अब एक्सेप्शन इसमें क्या है, इट कैरी ब्लड रिच इन ऑक्सीजन। जो वेन है वो मोस्टली कौन सा ब्लड कैरी करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कैरी करती हैं, लेकिन जो पल्मोनरी वेन है वो अपोजिट काम करती है, इट कैरी ब्लड रिच इन ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करती है फ्रॉम लंग्स टू द हार्ट, क्योंकि इनहेल करते हो जब भी आप ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन कहाँ जाती है, लंग्स में। लंग्स इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन, लंग्स में जाएगी। अब लंग्स से वो हार्ट तक पहुंचानी है, तो वहां से पल्मोनरी वेन उसको लंग्स से हार्ट तक पहुंचाती है, लेकिन वहां से वो ब्लड कैसा हो जाता है, ऑक्सीजन रिच, क्योंकि हम इनहेल लंग्स तक करते हैं तो वो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, इसलिए पल्मोनरी वेन उसको लंग्स से हार्ट तक लेके जाती हैं। और फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी हार्ट से लंग्स तक लेके आती है। तो दिस इज द एक्सेप्शन बिटवीन द आर्टरी एंड द वेन। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पल्स रेट। तो बेटा अगर हम पल्स की बात करें तो ब्लड फ्लोज थ्रू आर्टरी एट अ हाई प्रेशर। ये हमने अभी पढ़ा कि जो आर्टरीज होती हैं उनमें ब्लड बहुत हाई प्रेशर के साथ रैपिडली फ्लो करता है, एंड इट कॉजिंग थ्रोम्बिंग मूवमेंट कॉल्ड पल्स। और जब वो हाई प्रेशर के साथ फ्लो करता है तो एक थ्रोम्बिंग मूवमेंट क्रिएट करता है। थ्रोम्बिंग मूवमेंट जैसे कुछ फड़कना, तो ऐसी मूवमेंट होती है, तो उसको हम पल्स कहते हैं। अब व्हाट आर पल्स रेट, द नंबर ऑफ पल्स बीट पर मिनट। कितनी बार एक मिनट में वो थ्रोम्बिंग मूवमेंट होती है, यानी कि एक मिनट में कितनी बार पल्स बीट करती हैं, उसको पल्स रेट कहते हैं। जो नॉर्मली होता है पल्स रेट दैट इज बिटवीन द 72 टू 80, 72 से 80 के बीच में नॉर्मली पल्स रेट होता है। उसको आप इजीली चेक भी कर सकते हो। जो आपकी रेडियल पल्स होती है बिलो द थंब, यहाँ पर आप बिलो द थंब, यहाँ पर रेडियल पल्स होती है, आप उसको ऐसे फिंगर्स रख के यहाँ पर आराम से उसको फील भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको एक थ्रोम्बिंग मूवमेंट होती फील होगी, तो उससे आप एक मिनट में स्टॉप वॉच स्टार्ट करके एक मिनट में काउंट कर सकते हो कि आपकी पल्स रेट कितना है, या आपकी पल्स एक मिनट में कितनी बार बीट कर रही है, जिसको हम पल्स रेट कहते हैं। तो वो ऑलमोस्ट 72 टू 80 के बीच में ही होता है। आफ्टर द ब्लड हार्ट को डिस्कस करते हैं बेटा। तो जो हार्ट है वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी में। सो इट इज़ एन ऑर्गन, ये एक ऐसा ऑर्गन है विच पंप ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। ब्लड को पंप करता है हमारे डिफरेंट पार्ट में, और वो किसकी हेल्प से करता है, आर्टरीज की, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आर्टरीज के हेल्प से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में भेजता है। वहीं पर हार्ट इज अबाउट द साइज ऑफ योर फिस्ट। जो आप अगर अपने हाथ को ऐसे मुट्ठी बंद कर लो ना, तो दिस इज द शेप ऑफ योर और दिस इज द साइज ऑफ योर हार्ट। तो इस आकार का आपका हार्ट होता है। अगर आपको रफली शेप बतानी हो या रफली साइज बताना हो हार्ट का, तो आप कह सकते हैं साइज ऑफ आवर फिस्ट या साइज ऑफ योर फिस्ट। नेक्स्ट, हार्ट हैज 4 चैम्बर। जो हार्ट है उसमें 4 चैम्बर्स होते हैं। 2 अपर चैम्बर्स आर कोल्ड एट्रिया। जो ऊपर के 2 चैम्बर्स होते हैं, जैसे पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, जो ऊपर के 2 चैम्बर्स हैं, दीज आर द एट्रिया, एंड द लोअर 2 चैम्बर्स आर नोन एज द वेंट्रिकल। नीचे के 2 चैम्बर्स होते हैं उनको हम वेंट्रिकल कहते हैं। तो हार्ट हैज अ पार्टीशन इन द मिडल। बीच में आपको एक मिडल पार्टीशन, एक वॉल दिख रही है, एक दीवार लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। सो ये प्रिवेंट करता है, क्योंकि जो लेफ्ट साइड होते हैं, लेफ्ट एट्रिया, जो लेफ्ट वाला है, लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, वहीं से आर्टरी उसको हर एक बॉडी पार्ट में लेके जाती है। फिर जो वेन्स आती है वो राइट साइड ब्लड को लेके आती है, तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। और जो ये एक तरफ ऑक्सीजन रिच ब्लड है, एक तरफ कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है, इनको मिक्स होने से ये बीच का जो पार्टीशन है, बीच की जो ये दीवार है, वॉल है, ये इनको सेपरेट रखती है। सो अब जो ये सर्कुलेशन होता है ब्लड का पूरा हार्ट से आर्टरीज के थ्रू ऑल बॉडी पार्ट्स में और हर एक बॉडी पार्ट्स से वेन्स के थ्रू हार्ट में, ये किस तरह से होता है, उस सर्कुलेशन को हम एक डायग्रामेटिक फॉर्म में स्टडी करते हैं। तो जो ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स होती है और वो मूव करती है फ्रॉम द लंग्स टू हार्ट एंड देन थ्रू आर्टरीज टू ऑल डिफरेंट पार्ट एंड फ्रॉम ऑल डिफरेंट पार्ट्स टू द हार्ट एंड देन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रैवल करता है टुवर्ड द लंग्स, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो रिलीज आउट होती है। तो ये सारा फंक्शन होता कैसे है। अब देखो, आप ऑक्सीजन इनहेल करते हो, ऑक्सीजन ली आपने, वो कहाँ पहुंचेगी, लंग्स में,
दीज आर द लंग्स, यहाँ पर ये लंग्स हैं। उसके बाद क्योंकि वो ऑक्सीजन रिच है, लेकिन लंग्स क्या है, ऑर्गन है, और ऑर्गन से हार्ट तक ब्लड लेकर जाने का काम वेन का होता है। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन की अमाउंट लंग्स में ज़्यादा है, तो उसको उस ऑक्सीजन रिच ब्लड को लंग्स से हार्ट तक लेके जाने का काम किसका है, पल्मोनरी वेन का। क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि पल्मोनरी आर्टरी और वेन का फंक्शन बाकी आर्टरी और वेन से डिफरेंट है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन रिच ब्लड को लंग्स से हार्ट तक लेकर आएंगी पल्मोनरी वेन, क्योंकि जो लेफ्ट साइड होता है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, वो ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करते हैं, इसलिए वो रेड कलर के शो हुए हैं। तो यहाँ से जो ब्लड है वो आर्टरी के थ्रू हर एक बॉडी पार्ट में जाएगा। तो यहाँ से ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो आर्टरीज के थ्रू, आर्टरीज हैं, आर्टरीज के थ्रू हर एक बॉडी पार्ट में जाएगा। हर एक बॉडी पार्ट से वहां पर आर्टरीज डिवाइड हो जाएंगी कैपिलरीज में, और फिर वहां से कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कैपिलरीज से होते हुए वेन्स में आएगा। और वेन्स यानी कि हर एक बॉडी पार्ट से हार्ट तक लेकर जाने का काम किसका है, वेन्स का। तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को वेन्स कैरी करेंगी और उसको लेकर आएंगी हार्ट में। तो जो राइट चैम्बर्स होते हैं हार्ट के, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कैरी करते हैं, वो राइट साइड लेकर आएंगी, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को हार्ट से लंग्स तक लेके जाने का काम करेगी पल्मोनरी वेन्स। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो यहाँ से रिलीज होगी आउटसाइड, नोज के थ्रू बाहर आ जाएगी, और ऑक्सीजन हम फिर इनहेल करेंगे, और फिर यही साइकिल चलेगी। पूरी साइकिल हमारी बॉडी में इसी तरह से रिपीट होती रहती है, उसके थ्रू जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो परफॉर्म होता है। आफ्टर द हार्ट बेटा, हार्ट बीट, यानी कि हार्ट से ही रिलेटेड है। जब हार्ट बीट करता है, दैट इज हार्ट बीट। तो हार्ट बीट एक्चुअल में होती क्या है, आपको पता है कि द वॉल्स ऑफ द हार्ट इज मेड अप ऑफ मसल्स। तो जो मस्कुलर ऑर्गन है हार्ट, मसल्स से बना हुआ है। तो जो हार्ट की वॉल्स हैं वो भी किससे बनी है, मसल्स से बनी हुई है। अब जो उन मसल्स में कॉन्टिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, यानी कि उन मसल्स का सिकुड़ना और फैलना, क्योंकि उसमें ब्लड आता है निकलता है, आता है निकलता है, तो वो मसल्स कॉन्टिन्यूअसली लगातार कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और रिलैक्स होती हैं। और यही जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स ऑफ द हार्ट है, दिस इज द हार्ट बीट। जैसे आपने कई गानों में सुना होगा, दिल धक धक करता है या दिल धक धक करने लगा, तो वो धक धक क्या है, और कुछ नहीं है, दैट इज द हार्ट बीट। धड़कन मूवी का सॉन्ग भी आपने सुना होगा, धड़कन 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 धड़कन, उसमें कितनी बार धड़कन धड़कन आता है ना, वो धड़कन ही एक्चुअल में क्या है, हार्ट बीट है। तो उस टाइम जो कवि है ना, वो आपको हार्ट बीट के बारे में समझाना चाह रहा है। तो एक्चुअल में हार्ट बीट क्या है, जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, बस इतना रखना, द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द वॉल ऑफ द हार्ट इज नोन एज द हार्ट बीट। कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई, सिकुड़ी, फैली, रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन। So this contraction and relaxation of the wall of the heart is known as the heartbeat. Next, the human heart beats about 70 to 80 times per minute. आप अपनी चेस्ट पे लेफ्ट साइड हाथ रखकर भी अपनी हार्ट बीट को फील कर सकते हो, और एक मिनट में कितनी बार आपकी हार्ट बीट होती है तो आप उनको काउंट भी कर सकते हो। तो जो नॉर्मली हमारी हार्ट बीट है वो ऑलमोस्ट 70 to 80 टाइम्स होती है किसी भी पर्सन की। वो डिपेंड करता है अगर हैवी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो या कौन सी सिचुएशन में आप, तो मोस्टली जो हार्ट बीट होती है वो 70 to 80 टाइम्स होती हैं। नेक्स्ट, अ डिवाइस दैट इज कॉल्ड स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप आपने बहुत बार देखा होगा, जब आप डॉक्टर्स के पास विजिट करते हो तो डॉक्टर्स की टेबल पे भी रखा रहता है या गले में टांगे हुए होते हैं ना, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर, इसमें 2 ईयर पीस होते हैं और एक चेस्ट पीस होता है। तो उससे जब आपकी वो हार्ट बीट वगैरह को चेक करते हैं कि आपको कितना कफ वगैरह है, जो भी आपकी डिसीज है उनको डायग्नोस करने के लिए वो उसको यूज करते हैं। सो इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू हियर द साउंड ऑफ योर हार्ट बीट। इस डिवाइस से आपकी हार्ट बीट आसानी से डॉक्टर सुन पाते हैं। सो द डिवाइस इज नोन एज द स्टेथोस्कोप। इसमें एक चेस्ट पीस होता है जिसको आपकी चेस्ट नियर द हार्ट प्लेस करते हैं, और 2 ईयर पीस होते हैं जिनको डॉक्टर्स अपने कानों में लगाते हैं और इजीली हार्ट बीट सुनते हैं। सो इट इज द डिवाइस यूज्ड बाय द डॉक्टर्स टू हियर योर साउंड ऑफ हार्ट बीट। दिस इज द स्टेथोस्कोप। और जो ये हमने पूरा स्ट्रक्चर या सर्कुलेशन पढ़ा ब्लड का, तो जो ये सर्कुलेशन अभी हमने पढ़ा था उसको डिस्कवर किया था अ साइंटिस्ट नेम्ड विलियम हार्वे।
आफ्टर द ब्लड सर्कुलेशन बेटा हम एक्सक्रीटरी सिस्टम्स की बात करेंगे, क्योंकि उसमें भी सर्कुलेशन की ज़रूरत होती है। बहुत सारे सब्सटेंसेस हम इनटेक तो करते हैं, लेकिन जो वेस्ट हमारी बॉडी में इकट्ठा हो जाता है उसको हमें एक्सक्रीट आउट करने की भी ज़रूरत होती है, और उसमें मेन और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आवर एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो बेटा जैसा कि हमने पढ़ा कि जैसे सर्कुलेशन में हमें डिफरेंट सब्सटेंसेस की ज़रूरत होती है, हमारी डिफरेंट सेल्स को, हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को, लेकिन वहीं पर हमारे जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं वो कुछ एक्सक्रीटरी मटेरियल यानी कि ऐसे वेस्ट सब्सटेंस जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती तो वो भी सिक्रीट करते हैं, तो उसको हमें बाहर निकालने की ज़रूरत होती है। अब उसको हमें एक्सक्रीट आउट करने की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि वो हार्मफुल होते हैं और पॉइजनस होते हैं एक तरह से हमारी बॉडी के लिए, और अगर हमने उनको एक्सक्रीट आउट नहीं किया या रिलीज़ नहीं किया, बाहर नहीं निकाला, तो वो हमारी बॉडी में स्टोर होते रहेंगे और हम बीमार हो सकते हैं या हमारी डेथ भी हो सकती है। इसलिए उन पॉइजनस और हार्मफुल सब्सटेंसेस को हमें एक्सक्रीट आउट करने की ज़रूरत होती है, और वो एक्सक्रीशन किसकी हेल्प से होगा? विद द हेल्प ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसमें डिफरेंट ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं और एक्सक्रीशन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं। तो एक्सक्रीशन इन एनिमल्स हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, एक्सक्रीशन होता क्या है? So it is a process by which waste product are removed from the body and it is done by the excretory system। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि जितना भी वेस्ट हमारी बॉडी में बनता है उसको एक्सक्रीटरी सिस्टम की हेल्प से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं। एंड द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या होता है? फर्स्ट, पेयर ऑफ किडनी, यानी कि हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में 2 किडनीज होती हैं जो कि बीन शेप्ड की होती है। जैसे आपका राजमा का बीज होता है ना, राजमा होती है, सेम वैसे ही बीन शेप्ड पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट होता है। यूरेटर्स, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स अराइज होते हैं किडनी से, उनको यूरेटर कहते हैं। देन यूरेनरी ब्लैडर, जिसमें यूरिन स्टोर होता रहता है, दैट इज द यूरेनरी ब्लैडर। एंड यूरेथ्रा, एक ओपनिंग होती है जिससे यूरिन पास आउट होता है। एंड द ब्लड ब्रिंग्स द वेस्ट प्रोडक्ट टू द किडनीज। अब पूरी बॉडी में हर एक सेल कुछ ना कुछ वेस्ट प्रोड्यूस कर रही है, अब वहाँ से किडनी तो उनको लेने नहीं जाएगी कि हाँ भाई घर घर जाके उसको लेने जाना है उसका एक्सक्रीटरी वेस्ट। तो इस प्रोसेस में जो ब्लड होता है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हर एक सेल से वेस्ट को लेकर किडनी के पास आता है कौन? ब्लड। नेक्स्ट, किडनी फिल्टर्स द वेस्ट एंड रिमूव्स द वेस्ट एज यूरिन। उसके बाद जब ब्लड उसको वेस्ट प्रोडक्ट को अपने साथ लेके आता है और किडनी को देता है, तो उसके बाद किडनी फिल्ट्रेशन का काम करती है और जो यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं उसको वापस ब्लड में ट्रांसफ़र कर देती है, और जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं या अनवांटेड सब्सटेंस होते हैं जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, उनको एज अ यूरिन पास आउट कर देती है हमारी बॉडी से। सो होल दिस स्ट्रक्चर्स परफॉर्म द रोल इन द एक्सक्रीशन। सो दिस इज द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसमें 2 किडनी होती है, मीन्स पेयर ऑफ किडनी होती है जो कि बीन शेप्ड होती हैं। उसमें ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दैट इज यूरेटर, एंड आफ्टर अ बैग लाइक स्ट्रक्चर दैट इज यूरेनरी ब्लैडर। उसके बाद जो पार्ट होता है दैट इज यूरेथ्रा, और लास्ट में जो ओपनिंग है उसको हम यूरेनरी ओपनिंग कहते हैं। अब इसमें फिल्ट्रेशन या इसमें से पास आउट जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है कैसे होता है? सबसे पहले दीज आर द वेन्स एंड दीज आर द आर्टरीज। तो यहाँ आर्टरी और वेन्स बहुत हाईली सप्लाइड होती हैं, जिसके थ्रू जो ब्लड है वो हर एक बॉडी पार्ट से वेस्ट लेके आता है, और इनके थ्रू, इन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स के थ्रू वो किडनी को उस ब्लड को रिलीज कर देता है किडनी में। उसके बाद किडनी उस ब्लड का, इनसाइड द किडनी उस ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, और उसमें से जो भी यूजफुल सब्सटेंसेस है वो वापस ब्लड में ट्रांसफर हो जाते हैं, और जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है वो यूरेटर के थ्रू होते हुए इन द फॉर्म ऑफ यूरिन स्टोर होते रहते हैं यूरेनरी ब्लैडर में। और जब यूरेनरी ब्लैडर फुल हो जाता है तो वो यूरिन यूरेथ्रा से होते हुए यूरेनरी ओपनिंग से पास आउट हो जाता है। सो इस तरह से यूरिन की फॉर्म में जो किडनी है वो हमारी बॉडी का वेस्ट एक्सक्रीट आउट करती हैं बाय द हेल्प ऑफ ऑल दीज ऑर्गन्स। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि जो
किडनी है वो यूरिन की फॉर्म में हमारे बॉडी वेस्ट को एक्सक्रीट आउट करती है। सो व्हाट इज यूरिन? तो बेटा यूरिन इज अ फ्लूइड होता है, लिक्विड सब्सटेंस होता है विच कंसिस्ट, जिसमें 95% वाटर होता है और 2.5% यूरिया एंड 2.5% अदर वेस्ट। जितने भी हमारी बॉडी में और अदर वेस्ट हैं वो सारे जो ये कंपोजिशन होती है ये यूरिन की होती है। सो दिस इज नोन एज द यूरिन। अब बहुत ऐसे केसेस होते हैं बाय एक्सीडेंट और बाय सम डिजीज जिसकी वजह से कई पर्सन्स की जो किडनी होती है वो फेल हो जाती है, यानी कि वो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड को अच्छे से नहीं कर पाती। तो उस केस में जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो बॉडी के अंदर डिपॉजिट होते रहते हैं और वो पर्सन डाई कर सकता है। तो इसलिए उस पर्सन के ब्लड को फिल्टर करने की ज़रूरत होती है। तो इस केस में जब उसकी किडनी उस ब्लड को फिल्टर नहीं कर पाती तो उसको मशीनों की हेल्प से हॉस्पिटल में आर्टिफिशियल किडनीज की हेल्प से ब्लड को फिल्टर किया जाता है और इस आर्टिफिशियल तरीके से ब्लड को फिल्टर करना, उस प्रोसेस को हम कहते हैं डायलिसिस। तो उस तरह से उस पर्सन के ब्लड को टाइम टू टाइम आर्टिफिशियल किडनी की हेल्प से फिल्टर किया जाता है एंड द प्रोसेस इज नोन एज द डायलिसिस। After that, an adult human beings normally excrete about 1 to 1.8 liter urine in 24 hours। यानी कि 24 घंटे में एक adult human beings, एक मैच्योर मनुष्य 1.8 लीटर, 1 से 1.8 लीटर यूरिन एक्सक्रीट आउट करता है। अब डिफरेंट एनिमल्स हैं तो क्या सबका जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो यूरिया ही है? जैसे हम जो ह्यूमन बींग्स हैं वो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं ऑलमोस्ट 2.5%। तो क्या जितने भी एनिमल्स हैं, एक्वेटिक हैं या लैंड पर जो लैंड एनिमल्स हैं, सब यूरिया एक्सक्रीट करते हैं? सो एक्सक्रीटरी वेस्ट इन ह्यूमंस की बात करें तो उसमें एक्सक्रीटरी वेस्ट है दैट इज यूरिया। लैंड पर जो एनिमल्स रहते हैं उनमें जैसे लिजर्ड, बर्ड्स एंड स्नेक, ये यूरिक एसिड एक्सक्रीट आउट करते हैं। यूरिक एसिड आपने देखा होगा, जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है, जो बर्ड्स होती हैं उनका वाइट कलर का एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है और वो सेमी सॉलिड होता है। जैसे आपकी कोलगेट जैसी सेमी सॉलिड होती है ना, वैसे ही वाइट कलर का सेमी सॉलिड जो वेस्ट होता है जिसको हम यूरिक एसिड कहते हैं, वो बर्ड्स वगैरह, स्नेक, लिजर्ड्स एक्सक्रीट आउट करती हैं। नेक्स्ट, एक्सक्रीटरी वेस्ट इन एक्वेटिक एनिमल्स। फिशेस, लाइक फिशेस की अगर हम बात करें तो जो एक्वेटिक एनिमल्स होंगे वो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, अमोनिया की फॉर्म में वेस्ट को एक्सक्रीट आउट करते हैं। सो दीज आर द एक्सक्रीटरी वेस्ट ऑफ डिफरेंट animals. So beta, after the excretion in animals we will discuss about the transportation in plants. Transportation यानी कि जैसे हमारे अंदर ब्लड है और ब्लड वेसल्स हैं या फिर हार्ट है, तो ये सारे जो ऑर्गन्स होते हैं ये किसी ना किसी चीज़ के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, हर एक सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। अब जो ट्रांसपोर्टेशन है वो प्लांट्स में कैसे होता है, क्योंकि प्लांट्स को भी तो वाटर चाहिए है, फूड चाहिए, हर एक पार्ट को हर एक सब्सटेंस की ज़रूरत होती है, तो उनमें ये ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होता है। तो इन प्लांट ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, वाटर एंड मिनरल्स टेक्स प्लेस थ्रू द स्पेशल टिश्यू कॉल्ड वेस्कुलर टिश्यू। तो इनमें जो ट्रांसपोर्टेशन है डिफरेंट मटेरियल का, लाइक जैसे फूड है, उनका जो भोजन प्रिपेयर करते हैं, पानी है या दूसरे मिनरल्स की जो उनके हर एक बॉडी पार्ट को ज़रूरत होती है, उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम वेस्कुलर टिश्यू करते हैं। अब टिश्यू क्या होते हैं, यानी कि टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन। जो सेल होती है वो सिंगल यूनिट होती है, उसके बाद बहुत सारी सेल्स कनेक्ट होकर, इकट्ठी होकर एक ग्रुप ऑफ सेल बनाती हैं जो एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करता है, स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करते हैं और उस ग्रुप ऑफ सेल्स को टिश्यू कहते हैं। सो जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है वो प्लांट्स में वेस्कुलर टिश्यू परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट, वेस्कुलर टिश्यू इज ऑफ 2 टाइप्स। प्लांट्स में जो वेस्कुलर टिश्यू होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज द जाइलम एंड द सेकेंड वन इज द फ्लोएम। यानी कि वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है प्लांट्स में, वो कौन कर रहा है, जाइलम कर रहा है, और फ्लोएम का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो फ्लोएम कंडक्ट करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर आल्सो टेक प्लेस थ्रू द सेल्स। जो पानी का ट्रांसपोर्टेशन है
या जैसे वाटर है तो अगर उसको स्मॉल डिस्टेंस तक ट्रेवल करना है तो उस ट्रांसपोर्टेशन में सेल्स भी हेल्प करती हैं। कैसे? जैसे एक एक्टिविटी है, आप पोटैटो लोगे, पोटैटो को आपने पील ऑफ करना है, उसको छिलके उतार के उसको फ्लैट बेस कर लिया, छिलके उतार के उसको ऐसे कट कर लिया, ऊपर से हाफ कट कर लिया और अंदर से उसका जितना भी पल्प है उसको निकाल दिया, ऐसे चाकू से उसमें इस तरह की कैविटी बना ली। अब उसमें शुगर सॉल्यूशन लोगे, यानी कि थोड़े से पानी में आपको शक्कर डिजोल्व करनी है और जो शुगर सॉल्यूशन बन गया उसको इसमें डालना है, हाफ तक इस कैविटी फिल हो जाए इतना आपको शुगर सॉल्यूशन डालना है। और यहाँ पर एक, जहाँ तक आपने इसको फिल किया है, एक पिन लगा देनी है ताकि आपको पता रहे कि आपने शुगर सॉल्यूशन इतना डाला है, यहाँ पर पिन लगा देनी है। उसके बाद एक प्लेट लेनी है, थोड़ा डीप प्लेट, कटोरी कुछ भी ले सकते हो, उसको फिल करना है वाटर से, लेकिन इस लेवल से नीचे तक रखना है, यानी कि वो पोटैटो थोड़ा सा उसमें डूब जाए वाटर में, वहाँ तक आप उसको फिल कर सकते हो। उसके बाद उसको थोड़ी देर के लिए रखा रहने दोगे। उसके बाद जब आप उसको 1 या 2 घंटे बाद देखोगे तो जो पोटैटो है जो कि आपने यहाँ तक फिल किया था और यहाँ पर आपने पिन लगाई थी उसको देखने के लिए, तो उसके बाद आप देखोगे जो ये राइस वाटर है वो यहाँ से इतना पहुँच जाता है कुछ टाइम के बाद, और जो कटोरी में आपने जो पानी लिया था वो लेवल में कम हो जाता है। इसका मतलब ये यहाँ तक जो पानी आया है, पहले तो इतना ही था ना, अब वो शुगर सॉल्यूशन इतना कैसे हो गया? तो इसका मतलब जो इस कटोरी में पानी था वो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव किया, क्योंकि यहाँ पर शुगर सॉल्यूशन है, पानी की अमाउंट कम है क्योंकि उसमें शुगर भी है, तो यहाँ पर पानी पानी है, यहाँ पानी की अमाउंट कम है, यहाँ ज़्यादा है, तो पानी हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ मूव करेगा। और वो किसकी हेल्प से करेगा? पहले यहाँ जो नियर सेल है उसमें जाएगा, फिर एक सेल से दूसरी में, दूसरी से तीसरी में, और यहाँ पर इकट्ठा होता रहता है क्योंकि एक दूसरे से सेल अटैच होती हैं इस तरह से। तो जहाँ ये जो नियर बाय सेल है, ये कटोरी में पानी है, तो यहाँ से इस सेल में गया, इस सेल से इसमें गया, इस सेल से इसमें गया, और उसके बाद जो ये सरफेस है यहाँ इसके अंदर इकट्ठा होता गया, डिपॉजिट होता गया इस पोटैटो के सरफेस में। इसलिए कुछ टाइम के बाद जो पोटैटो के अंदर जो वाटर लेवल है, शुगर सॉल्यूशन का वाटर लेवल है, वो उस पिन से इंक्रीज हुआ मिलता है, क्योंकि जो सेल्स होती हैं वो भी वाटर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती हैं, लेकिन कुछ लोएस्ट डिस्टेंस तक, यानी कि थोड़ा डिस्टेंस अगर पहुंचना है तो वहां तक वो कैरी कर सकती हैं। लॉन्ग डिस्टेंस में सेल्स की हेल्प से वाटर ट्रांसपोर्टेशन ईजी नहीं है। सो जाइलम एंड फ्लोएम किस सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं? फर्स्ट, हमें पता है कि जो रूट्स होती हैं उसमें स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम रूट हेयर कहते हैं। तो बच्चों, जो रूट हेयर्स होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, क्योंकि वो एंकर करके रखती हैं सॉइल को, रूट्स। अब उसमें जो रूट्स हैं वो बीच में, सॉइल के बीच में कुछ जो गैप होता है उसमें वाटर और एयर फिल होता है, तो वहां से वो वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। उसके बाद जो जाइलम टिश्यू है वो ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी कि वहां रूट्स से हर एक पार्ट में, प्लांट के हर एक पार्ट में उस वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है? जाइलम टिश्यू। वहीं पर फूड इज प्रिपेयर्ड इन द लीव्स। आपको पता है कि जो पौधे की पत्तियां होती हैं वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से फूड प्रिपेयर करती हैं, एंड द फ्लोएम टिश्यू ट्रांसपोर्ट्स द फूड टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट फ्रॉम द लीव्स। अब पत्तियों से वो भोजन हर एक पार्ट में कैसे जाएगा? वो पहुंचता है विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम टिश्यू, यानी कि जो फ्लोएम टिश्यू होता है वो पौधे की पत्तियों से उस भोजन को हर एक बॉडी पार्ट में पहुंचाता है। तो यहाँ पर जो मेन है कि जाइलम एंड फ्लोएम दो टिश्यू हैं, तो जाइलम वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन करता है फ्रॉम रूट्स टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, और फ्लोएम फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है फ्रॉम द लीव्स टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। ये बात ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। तो बेटा, आपने देखा होगा कि जो प्लांट्स होते हैं उनकी हाइट बहुत लंबी भी होती है। कुछ प्लांट्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं, कुछ मीडियम हाइट के होते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स की हाइट बहुत लंबी होती है, बहुत टॉल ट्रीज होते हैं। तो ऐसे प्लांट्स जो बहुत ही लंबे होंगे, उनमें प्लांट्स कैसे इतने ऊपर तक पानी आसानी से हर एक पार्ट तक पहुंच जाता होगा, तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं अबाउट द ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन को हम पहले भी बहुत वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। सो ट्रांसपीरेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें पौधे की पत्तियों में से पानी वेपर्स की फॉर्म में
बाहर निकलता रहता है। इस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। मीन्स इट इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट गिव आउट वाटर, जिसमें जो पौधे की पत्तियां होती हैं उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनको स्टोमेटा कहते हैं। तो उन स्टोमेटास के थ्रू पानी बाहर निकलता रहता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, और इस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। एंड द इवेपोरेशन ऑफ द वाटर। अब हम डिस्कस करते हैं कि टॉल ट्रीज में भी पानी ऊपर हाइट तक कैसे पहुंच जाता है। तो जो कि ट्रांसपिरेशन हो रहा है, यानी कि स्टोमेटास के थ्रू पानी इवेपोरेट हो रहा है, बाहर आ रहा है। अब जो पानी बाहर आ रहा है तो वहां पर इवेपोरेशन की वजह से यानी ट्रांसपिरेशन की वजह से एक सक्शन पुल, एक खिंचाव बनता है। जो ट्यूब्स होती हैं, जो वेस्कुलर टिश्यू होते हैं, उनमें एक खिंचाव बनता है, और उस खिंचाव की वजह से जो ये सक्शन पुल क्रिएट हो रहा है, जो ये खिंचाव क्रिएट हो रहा है, वो वाटर को एक लंबी हाइट तक आसानी से पुल करता है। वो खिंचाव पानी को खींचता है, तो जिसकी वजह से वेस्कुलर टिश्यू यानी कि जो जाइलम है उसके थ्रू वाटर टॉल ट्रीज में एक ऊपर तक हाइट तक पहुंच जाता है। इस तरह से बिकॉज ऑफ द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स प्रोड्यूस अ सक्शन पुल विच कैन पुल वाटर टू ग्रेट हाइट्स इन द टॉल ट्रीज। तो उस सक्शन पुल की वजह से, जो इवेपोरेशन की वजह से कोज हुआ है, तो पानी जाइलम के थ्रू टॉल ट्रीज में एक लंबी हाइट तक आसानी से पहुंच सकता है। तो बेटा आज इस वीडियो में हमने सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ा। तो बहुत कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इस चैप्टर में आपको सीखने को मिली। तो आज हम चैप्टर में इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं विद अ न्यू एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक। तब तक प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस चैप्टर को अच्छे से समझ सकें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।